जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। हम आए थे यहाँ महामाघ मेले की कवरेज करने के लिए और आप देख रहे होंगे कि मैं इस समय माँ गंगा के तट पर खड़ा हूँ और ये जो पांटून ब्रिज बन रहा है वहीं मैं खड़ा हूँ। तो हमने सोचा कि आज हम यहीं पर क्राइम की एक स्टोरी हम जो है वो यहीं शूट कर लेते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो कभी कोई मर्डर करता है तो ये सोचता है कि ये कभी पता नहीं चलेगी, इसका किसी को सुराग नहीं मिलेगा। वो उपाय तो करता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलेगा, ना पुलिस को या जान पहचान वालों किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका पता ज़रूर चल जाता है। अब इसी बात को मैं बताता हूं कि जिस व्यक्ति ने 30-32 साल की एक महिला का मर्डर करता है और वो सोचता है कि इसका नेस्त नाबूद कर दिया, हमने इसका नामो निशान मिटा दिया, अब इसमें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अंत में वो बड़े तरीके से पुलिस की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से पुलिस उस कातिल तक पहुंचती है और बड़े आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन अब पुलिस जो है बड़े तरतीब से पहुंचती है कि उस कातिल को पता भी नहीं चलता कि हम पकड़े गए या पकड़े जाएंगे। तो अब बताता हूं कि 30-32 साल की एक महिला होती है जो कि उसका कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने के बाद ये होता है कि चेहरे से पहचान ली जाएगी। हो सकता है चेहरा ना रहे उसका तो हाथ की उंगलियां, थंब से उसका पता कर लिया जाए कि वो कौन है। तो वो जो कत्ल करने वाला आदमी होता है, जो मर्डर करने वाला कातिल, क्या सोचता है कि इसका गर्दन काट लो। वो उसका गर्दन काट लेता है, उसके बाद उसका हाथ और हाथ की उंगलियां काट लेता है और ये पूरा काट करके वो क्या करता है कि वो जो पॉलीथीन होती है उस पॉलीथीन में पैक करता है और पैक करके ऐसी जगह ले जाता है। वो जगह है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। ये पूरी जो घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 82 ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर के पास में जो एक बरसाती नाला है। बरसाती नाला की कहने का मतलब वहाँ हमेशा पानी होता है, पानी से हमेशा भरा हुआ होता है। तो वहाँ पर ये व्यक्ति जाता है और गाड़ी से जो है, अब बस चलाता है, बस ड्राइवर होता है, और उसके पहिए के नीचे उस सिर को और उंगलियों को यानी हाथ को रखता है और एक बार गाड़ी चढ़ाता है, उतर के देखता है कि पिचक गया पूरा, उसका मतलब चूरा चूरा बन गया। उसके बाद फिर दोबारा, तिबारा, 4 बार, यानी उसको गाड़ी इतनी बार चढ़ा देता है कि वो सब पहचान में नहीं आ रहा था। अब उसको उठाता है वहाँ से और रेलवे ट्रैक पर ले जाकर के रख देता है। उसके बाद वो चला जाता है। अब इसके बाद होता क्या है कि उसके दूसरे दिन, ये 6 नवंबर 2025 की घटना है, 5 नवंबर 2025 की। अब 6 नवंबर को एक व्यक्ति वहाँ जो है उसको टॉयलेट आती है, यानी 1 नंबर, वो पेशाब करने के लिए जाता है और देखता है कि वहाँ किसी महिला का, जिसका सिर नहीं है और हाथ नहीं है, उस बरसाती नाले में उस महिला का शव जो है वो उतरा रहा है। अब इस बात को वो आकर के लोगों को बताता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हम क्या करें। क्योंकि आजकल लोग जो विटनेस होते हैं, जो बताते हैं, फ़ोन करते हैं, खुद डरते हैं कि कहीं हमारा भी नाम ना आ जाए। वो जब लोगों को बताया तो बोले कि ऐसा करो कि आप पहले पुलिस को फ़ोन करो। पुलिस को फ़ोन करते हैं, 112 नंबर पर फ़ोन लगाते हैं, पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद उस डेड बॉडी को रिकवर करती है पुलिस और उसको ले जाते हैं पोस्टमार्टम में। अब जब वहाँ की जो कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहिबा मैम, वो कहती हैं कि भाई देखो, पुलिस को ये निर्देशित करती हैं बड़े सावधानी से कि ये कोई वीआईपी मामला हो सकता है। इस प्रकार की घटना को बड़े संजीदगी से और बड़े तरीके से हैंडल करना है और पता लगाना है कि आखिर कातिल कौन हो सकता है। अब इसमें कई टीमें, 8-9 टीमें बनाई जाती हैं पुलिस की, और टीमों को जब बनाया जाता है तो पूरा 5000 सीसीटीवी कैमरे, 5 नहीं 5000 सीसीटीवी कैमरे पुलिस जो है वो खंगालती है। 1100 गाड़ियाँ होती हैं इस पूरे उसमें, और 60,000 लोग होते हैं। 60,000 लोग उस रास्ते से गुजरे होते हैं। ये पूरा 60,000 लोगों का 60,000 मोबाइल हो सकता है, पूरा सर्वेलेंस पर रखा गया और सबको जो है एक एक करके पूरा देखा गया तरतीब से। अब पुलिस ये देख रही थी उस सीसीटीवी में कि इस भीड़ भरी जो है जो रास्ता है उसमें कौन सी गाड़ी बेतरतीब चल रही थी, कौन सी गाड़ी वहाँ आकर रुक रही थी,
कौन सी गाड़ी वहाँ जहाँ ये मर्डर हुआ वहाँ तक पहुँची थी। अब उसमें जो है एक नीली और सफ़ेद रंग की एक बस मिल जाती है, जिस बस का नंबर होता है UP 16 KT 0037। अब जब ये बस मिलती है तो इस बस के बारे में पता किया जाता है कि ये बस थी किसकी। बस थी राधा स्वामी सत्संग में चलने वाली। अब वहीं का एक व्यक्ति होता है जो उसका ड्राइवर होता है, करीब 6 महीने से उस गाड़ी को चलाया करता था। दरअसल मैं अब इस घटना को बताता हूँ कि ये जो घटना है, ये घटना होता है जो बंदा था उसका नाम था मोनू सोलंकी। मोनू सोलंकी की शादी हुई थी, उसकी 2 बेटी और 1 बेटा था। अब उसकी माँ जो है वहीं ग्रेटर नोएडा में वो नौकरी करती थी उसकी माँ, और उसी के साथ साथ ये जो महिला थी, ये महिला जो है वहाँ उसी के साथ जाती थी नौकरी करने के लिए। और ये पहले बस चलाने से पहले ये ऑटो चलाया करता था। तो जिस ऑटो में अपनी माँ को उस कंपनी में छोड़ते थे, उसी ऑटो में इस महिला को बैठा लिया करता था। और इसके और उस महिला की घर की दूरी सिर्फ 200 से 300 मीटर थी। अब दोनों आया जाया करती थी। अब ये धीरे धीरे होता क्या है कि इसका आपस में अफेयर हो जाता है। अब अफेयर ऐसे होता है कि वो महिला उस जो सोनू सोलंकी है उसको इंतज़ार करती रहती थी कि ये कब मिलेगा और हमारी इसकी बातें कब होगी। हम अब अलग अलग से मिलने लगे, दोनों एक साथ मिलने लगे और इन दोनों का शारीरिक संबंध भी होने लगा। अब जब शारीरिक संबंध होने लगा उसके बाद से ये दोनों बेचैन रहते थे कि हम कहाँ मिले और कब मिले। उसके घर भी जाया करता था ये। अब उसके बाद जब ये सब सारा जो मामला है जब आगे बढ़ता है तो ये जो है जब कई महीने बीत जाते हैं तो ये महिला कहती है कि देखो सोनू, बहुत दिन हो गया तुम मेरा शोषण करते करते, अब मैं ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे चाहिए पैसे जिससे कि मैं अपनी जो है अपना घर बसा सकूं, अपना घर बनवा सकूं। मेरे भी 2 बेटे हैं। अब वो जो है मजदूरी करने वाला आदमी बस ड्राइवर को कितना मिलता है। अब उसने जब ये बात सुनता था तो उसका दिमाग जो है वो घूम जाता था। लेकिन हुआ क्या कि बार बार जब वो जिद करती थी तो ये जो है उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश करता था, लेकिन वो मानती नहीं थी। हुआ क्या कि एक दिन ये तारीख जो है थी 5 नवंबर 2025, ये उसको कहता है कि ऐसा करो, चलो चलते हैं, अब हम लोग घूमते हैं। अब दोनों की वहाँ जो है बैठे, गाड़ी AC थी, काला शीशा लगा हुआ है और उस काले शीशे में कोई बाहर से देखता नहीं ना अंदर देखता है। अब ये गए सेक्टर 98, नोएडा का जो सेक्टर 98 है वहाँ गए और वहाँ पर जो है गाड़ी खड़ी करते हैं और इससे पूछता है सोनू सोलंकी कि तुमको क्या खाना है। वो कहती है कि मुझे तो मैगी खाना है। उसके लिए मैगी लाता है और इसके लिए लाता है क्या अपने लिए लाता है पराठा। अब पराठा और मैगी दोनों ला कर के बस में खाते रहते हैं। लेकिन खाते खाते वो महिला जो है कहती है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए मुझे सेटल होने के लिए, नहीं तो मैं मानूंगी नहीं, और नहीं अगर तुम नहीं दोगे तो जो तुम्हारी जो बेटियां हैं मैं उनसे धंधा करवा करके उस पैसे की वसूली कर लूँगी। जब इतनी बात सुनता है सोनू तो उसकी खोपड़ी घूम जाती है और उसके पास उसने हालांकि पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि हमें जो है इसका आज वारा न्यारा करना है। अब वो धा निकालता है जो बड़ी चाकू थी, दा टाइप की, और उससे जब उसकी निगाह कहीं दूसरी तरफ होती है तो अचानक से गाड़ी बस के अंदर ही वो उसके ऊपर वार करता है। और वार ऐसे करता है कि वहीं उसका गर्दन यानी उसकी मौत हो जाती है। और उसको तब तक मारता है जब तक उसको ये यकीन नहीं हो जाता कि हाँ अब ये जो है ये इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। मारने के बाद वो देखता है, सोचता है तुरंत, उसकी दिमाग देखिए कि अगर हम गले को यहाँ छोड़ेंगे या कहीं मिलेगा तो लोग पहचान जाएंगे, और हाथ मिलेगा तो ही पहचान जाएंगे। उसको पैक करता है पॉलीथीन में, और पैक करने के बाद और वो बस चढ़ाता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ये काम करके उसके बाद उस डेड बॉडी को ले जा करके बस से ही और बरसाती नाला में डाल देता है। बरसाती नाला में डालने के बाद वो घर आ जाता है। रात में कई बार धोता है उसको कई बार 3-4 बार पूरी गाड़ी को धोता है अंदर से। उसके धोने के बाद वो जो है जब धो लेता है तो देखता है कि ऐसा है, अब हम चलते हैं। ये घटना पूरी थी 6 बजे के आसपास शाम को।
अब जब आता है वापस रात में, तो रात को देखता है कि बच्चे जो है उसके दोनों बेटे वो वहाँ घर में अकेले, उन बच्चों को लाता है अपने घर में शिफ्ट करता है और कहता है अपनी माँ से और अपनी पत्नी से कि इसकी माँ पता नहीं कहाँ गई है, आप ऐसा करो इनको भी, दोनों बच्चों को खाना दो। अब ये जो घटना है कई दिन बीत जाता है, जो जैसे कि मैंने बताया ये 14 नवंबर की बात है। 14 नवंबर 2025 को ये जो व्यक्ति वहाँ बाथरूम गया था उससे पता चलता है। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस जब एक्टिव हो जाती है तो कैसे कातिल तक पहुँचती है कि एक तो ये था उस बस को खोज रही थी, दूसरी उस गली मोहल्ले में गई, वहाँ उस कातिल तक पहुँच रही थी पुलिस, लेकिन उस आदमी से नहीं मिल पा रही थी। तभी एक आदमी अचानक से आता है और कहता है कि साहब एक महिला रहती थी यहाँ, वो महिला तो नहीं दिख रही है लेकिन उस महिला के 2 बच्चे यहाँ हैं। अब पुलिस शंका में पड़ गई तुरंत और कहती वो बच्चे कहाँ हैं। उन बच्चों के पास जाती है पुलिस और उन बच्चों को बुलाती है। अब वो बच्चे किसके यहाँ, उसको ही बुलाती है, बच्चों को दिखाती है। पुलिस ने क्या किया था, बड़ी संजीदगी से उसकी पूरी फ़ोटो निकाल लिया था। अब फ़ोटो निकालने के बाद जब उन बच्चों को दिखाया जाता है कि ये फ़ोटो आप पहचान रहे हो, वो बच्चे कहते हैं कि हाँ ये मेरी माँ की फ़ोटो है और ये मेरी माँ का शव है। जब देखते हैं बच्चे कि उस महिला के पैर के उंगलियों में जो बिछिया होती है, वो बिछिया को देखा तो उन बच्चों ने पहचान लिया कि ये मेरी माँ की बिछिया है, मेरी माँ ऐसे ही बिछिया पहना करती थी और ये मेरी माँ का पैर है, मेरी माँ की फ़ोटो है, ये हम पहचान गए। अब पुलिस जो है तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ती है जिसके यहाँ वो बच्चे थे। उन बच्चों को कहती है कि कहाँ रुके हो, उसके घर में जाते हैं, उसको बुलाते हैं। उसका नाम था सोनू सोलंकी। सोनू सोलंकी आता है, वो कहता कि हाँ हम जानते तो हैं उस महिला को, लेकिन साहब हम भी खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रही है, वो महिला मिल नहीं रही है। अब जब पुलिस इतनी बात सुनती है तो पुलिस को समझ में आ जाता है कि हो न हो यही व्यक्ति हो सकता है। अब पुलिस उससे सख्ती से पेश आई तो वो पूरी कहानी को तोते की तरह उगलना शुरू कर दिया और तोते की तरह जब बताता है तो बताता है एक एक बात कि मैंने इसको क्यों मारा और ये कहाँ मारा और हमारा इसका संबंध ये कितने दिन से था। और दरअसल वो महिला जो है उसका नाम था प्रीति यादव। उस महिला का नाम प्रीति यादव था। वो रहने वाली थी पश्चिम बंगाल की। उससे एक व्यक्ति जो उससे ज़्यादा उम्र का था, उससे शादी हो जाती है उन दोनों की, लव मैरिज। लेकिन उस लव मैरिज के बाद उसको वो छोड़ देती है। क्यों कि उसकी जो एक तो वो ज़्यादा उम्र का था और उसकी जो आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं कर पाता था, इसलिए वो छोड़ करके नोएडा में आ गई। और नोएडा में जब आती है तो यहाँ सिलाई बुनाई का काम करने लगती है। और सिलाई बुनाई का काम जब करने लगती तो उसी जो सोनू था उसकी माँ वहीं जाती थी जहाँ ये जाती थी। अब दोनों की मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद ये पूरी कहानी बताता है। अब इसको जो है सोनू को उत्तर प्रदेश यानी नोएडा पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। तो आज हमने ये जो कहानी बताया आप सभी को, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप भी सावधान रहिए। इस कहानी को बताने का मतलब या हम जो भी क्राइम स्टोरी सुनाते हैं उस क्राइम स्टोरी को सुनाने का मतलब आप सभी को जागरूक करना, समाज को जागरूक करना, किसी को परेशान करना नहीं, किसी की बेइज्जती करना नहीं, बल्कि आप सब सावधान रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।